देखिए, इसमें लगता तो ऐसे है कि इसराइल के मफादात को सामने रख के ये जंग लड़ी जा रही है, और इसमें एक फ्रीक ऐसा है जो इसराइल है, जिसकी मुसलसल ये कोशिश है कि ये जंग फैलती जाए। ये जंग जितनी फैलेगी, वो उस केओस का वो फायदा उठाएंगे। अमेरिका के अंदर जब भी जंगें लड़ी गई हैं अमेरिका की जानिब से, तो कुछ अरसे के बाद जंगें अनपॉपुलर हो जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये वाहिद जंग है जो पहले दिन से ही अमेरिका के अंदर बड़ी अनपॉपुलर है। फिर जिस तरीके से ट्रंप ने कंडक्ट किया, और मेरे ख्याल में शायद उनको अंदाजा नहीं था कि आगे से ईरानी जो रजीम है वो इतना रेजिस्टेंस का मुजाहरा करेगी। इनका ख्याल था कि एक दो हफ्ते के अंदर ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। फिर ट्रंप साहब जिस किस्म की बातें करते हैं, उन्होंने अपने इत्तेहादियों को भी ऑफेंड किया। सिर्फ जो मशरक़े वुस्ता के ममालिक है, हैरान कुन तौर पे अगर आप थोड़ा सा इस पे बंदा गौर करे कि जितने मगरबी ममालिक हैं वो इस जंग की मुखालफत कर रहे हाँ हैं, जी। वो अपनी एयर स्पेस भी नहीं दे रहे। हाँ फ्रांस जी। ने कहा कि भाई तुम अपना जहाज भी हमारी एयर स्पेस से गुजार के उसमें असला रख के आप इसराइल नहीं पहुंचा सकते। वो अपनी एयर स्पेस भी नहीं दे रहे। लेकिन माशाल्लाह मुसलमान रियासतों के एयर स्पेस भी इस्तेमाल हो रही है, उनके अड्डे भी इस्तेमाल हो रहे हैं इस जंग के अंदर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें अपने जहन में रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने जो वेनेजुएला में किया, और उधर भी उन्होंने तेल का अपना सामने रखा कि जी अब तेल को हम इस तरह कंट्रोल करेंगे। और इराक जंग जब हुई थी उसका तेल भी इन ए वे अभी भी अमेरिका कंट्रोल करता है, क्योंकि न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में अकाउंट है जहां पे डॉलर में पेमेंट्स होती है इराकी तेल की, और अमेरिकन बैंकिंग चैनल से होके वो पेमेंट्स वापस जाती हैं इराक। कल किसी टाइम भी अमेरिका कह सकता है जी वो मनी लॉन्ड्रिंग है, ये मसला है, वो मसला, और वो पेमेंट्स रोक ले। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऑब्वियसली जिस तरह आपने तेल का जिक्र किया उससे तो कोई आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जब इन्होंने उसमें यूरोप की तस्दीक करना शुरू कर दी जंग से पहले, और कहा कि मैं ग्रीनलैंड को भी ले लूंगा, तो अभी आप एक तरह से यूरोप का आगे से इंतकाम भी देख रहे हैं। और यूरोप जो है वो अमेरिका के हवाले से हमेशा यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे और बड़ी डेलिकेट किस्म की, और प्लस जो यूक्रेन ऑनगोइंग वॉर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ज़ेलेंस्की के साथ जो रवैया अख्तियार किया, वो भी शायद मेरा ख्याल से यूरोप को याद है। वो भी याद है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं जाके ग्रीनलैंड ले लूंगा, ये लोग लड़ नहीं सकते हैं, नेटो में सबसे बड़े हम हैं, हमारी फौज सबसे बहादुर है। बरतानवी फौज के हवाले से उन्होंने कहा, नेटो की अफवाज के हवाले से कहा जो उनके फौजी मारे गए कि जनाब ये बहादुर नहीं, और उस पर बड़ा एक रिएक्शन आया। ट्रंप ने मेरे ख्याल में मिस कैलकुलेशन की है। ये जो तासुर है यूरोपियन नेशंस के हवाले से कि वो लड़ते नहीं है, यूरोपियन नेशंस जो है ना बुनियादी तौर पे बड़ी जंगजू नेशंस हैं। आप अगर तारीख भी उठा लें, सलीबी जंगें अमेरिकन ने तो नहीं लड़ी थी, सारे यूरोपियंस आप देख लें। फिर साउथ अफ्रीका से लेके साउथ अमेरिका तक किसने जाके कॉन्कर किया, चाहे वो बोर हो जाएं साउथ अफ्रीका के अंदर, आपके पुर्तगीज हो जाएं, आपके डच हो जाएं, आपके बरतानवी यानी ब्रिटिशर्स हो जाएं, ये सारे लड़ते रहे तारीख में। और जिस तरीके से इंसल्ट की है ट्रंप ने बार बार उनकी, मेरे ख्याल में उसका रिएक्शन आ रहा है। तो इसी वजह से वो इस जंग के अंदर इनका साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हकीकत ये है कि खित्ते के मुसलमान ममालिक जो हैं, उनमें से कुछ ममालिक तो बिल्कुल खुल के साथ दे रहे हैं, और बाकी भी सारे उस तरह खुल के मुखालफत नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है मुझे ये लगता है कि जंग फिलहाल जो है ट्रंप उन्हीं के जो एयर स्पेस है, उन्हीं के अड्डे हैं, और वो जो सारी लोकल पॉलिटिक्स है उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने ये जंग अभी भी जारी रखी हुई है। यानी मैं ये कहने में थोड़ी बहुत तो हक बजानिब हो गई हूँ ये बात सुनने के बाद मोहसिन बेग साहब के घर का भेदी लंका ढाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बाकायदा शुक्रिया अदा किया है, गल्फ का किया है, सऊदी अरेबिया का किया, यूएई का किया, अलॉन्ग विद इजराइल। उन्होंने कहा मैं अपने अलाइज का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, मेरे लिए ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आप इसे थोड़ा सा डीकोड कीजिएगा, जो अतर भी बात कर रहे हैं, जो पराचा साहब ने भी बात की, ये तो फिर वाकई वही बात हो गई कि घर का भेदी लंका ढा रहा है। बहुत शुक्रिया। बेसिकली दोनों दोस्तों ने जो गुफ्तगू की बड़ी अच्छी थी। दो तीन चीजें आप जहन में रख लीजिए। जैसे आपने कहा पहले कि बहुत नुकसान हुआ ईरान का। जो कौमें दर्द और नुकसान और जख्म बर्दाश्त करना सीख लें, फिर उनको हराना बहुत ही मुश्किल है। ईरानियों ने वो सारी पेन भी बर्दाश्त कर ली, नुकसान भी किए जा रहे हैं, और अपनी जगह पे एज ए कौम खड़े भी हैं, और वो जिनके साथ मुकाबला है सराउंडिंग में भी सारे लोग उनके मुखालिफ ही हैं। तो मसला ये आ रहा है कि अब ये जंग जो है वो नेचुरली अनकॉल्ड थी, और इसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, एंड गोल नहीं था। गोल पहले कुछ और था, अब वो पावर प्लांट और डीसैलिनेशन प्लांट्स पे आ गए हैं। जंग के भी कोई रूल्स होते हैं, वो ये नहीं है कि आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन साइड को अटैक करें। ईरान ने अभी तक बिहेव
किया, उन्होंने किसी जगह पे सिविलियन साइट को अटैक नहीं किया। वो मोस्टली जो अमेरिकन बेसिस हैं, मोस्ट की जो अमेरिकन के अड्डे हैं उसकी तरफ ही वो अपना सारा ड्रोन्स भी और मिसाइल भी भेज रहे हैं। तो थोड़े से रूल्स को फॉलो करना है। लेकिन अमेरिकन, अगर आप उनकी हिस्ट्री देख लीजिए, और खासकर ये ट्रम्प, ये तो वो जैसे इन्होंने भी कहा पराचा साहब ने कि इसकी तो किसी बात का एतबार ही नहीं है। एक्चुअली दो गेमें चल रही हैं जी। एक इकोनॉमी की है, स्टॉक मार्केट है, वो बयान ऐसे देता है। और अभी आप देखिएगा फ्यूचर में इनसाइड ट्रेडिंग का जो केस है अमेरिका में, उसके ऊपर खासी बड़ी पनिशमेंट है। इनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो स्टॉक मार्केट से बहुत पैसे कमा रहे हैं। जब ये ऐलान करता है तो पेट्रोल की कीमत गिर जाती है, और फिर जंग का ऐलान प्रोलॉन्ग करने की बात करता है वो, और नेचुरली मार्केट ऊपर जाती है। एक वजह ये है। दूसरा, ये जैसे ही आया, ये एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन कभी भी अच्छा पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन नहीं हो सकता। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो सारा दिन प्लस माइनस के चक्कर में रहता है, माल कहाँ से बनेगा। इससे आते साथ ट्रेड वॉर्स की अपने नेबर्स कनाडा, मलेशिया और मैक्सिको के साथ, वहां से फारूक हुआ। हालांकि वो पिछले तकरीबन 60 साल से उनका एक एग्रीमेंट था, ट्राई स्टेट एग्रीमेंट, जिसमें ट्रेड फ्री था। नेटो इसने कह के यूरोपियन के साथ, मेरा ख्याल है नेटो तो खत्म हो जाएगा आने वाले दिनों में। और जब भी ये जंग बंद होगी, आज हो या महीने बाद हो, ये पूरी दुनिया जो आज सिचुएशन है वो नहीं होगी। रीडिफाइन होगा अलायंसेस का, कंट्रीज का जो मैप बनेगा, जो आज है वो नहीं होगा। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होगा। वो जो माइट है उनकी, और जो डॉलर की पावर है, और जो रीअलाइनमेंट लोग सोचेंगे, उससे नुकसान सबसे ज्यादा अमेरिका का है। और किसी और का तो चले, ईरान का तो नुकसान है ही है, लेकिन वो बर्दाश्त कर लेंगे। अमेरिकन शायद क्या गल्फ और यूएई का भी कोई नुकसान होगा, यानी कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या उनका भी कुछ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है जी। वो तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में, आई विश देम वेल, बट एटलीस्ट 15 साल पीछे होंगे। उनके इस जंग के बाद जो बिल वो देना चाह रहा है ट्रम्प इन गल्फ स्टेट्स को, वो इनके नाक में से पैसे निकाल लेगा। और ये इनकी इकोनॉमी इस काबिल नहीं होगी। इनका तो सारा पैसा वैसे भी अमेरिका में है, और ये जो कंडक्ट है अबू धाबी और दुबई का, ये इनको कॉस्ट कर गया है, और ये कॉस्ट करता रहेगा आने वाले दिनों में। क्योंकि इन्होंने जंग इसलिए शुरू की थी, उसका बेसिक अगर आप शुरू में देखें कि हम रजीम चेंज कर रहे हैं। जी जी। अब रजीम तो चेंज की, आपने लीडरशिप मार दी, खमनाई साहब, उसके साथ जितने भी लोग थे। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद सक्सेसर उनका बेटा आया। बेटा वही है, रजीम भी वही है, और बेटा वो है जिसके आपने उसके वालिद को मारा, माँ को मारा, बहन को मारा, बहनोई, बेबी, वो सारा खानदान। वो रजीम का जो सरबराह है वो क्या ये बातें भूल जाएगा? और जब तक ये रजीम इंटैक्ट रहती है तो ना दुबई का कोई फ्यूचर होगा, और ना इधर जो दूसरी